ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करेंगे। गुरुजी को मन ही मन याद करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये आज से हम किडनी का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले किडनी के बारे में जानेंगे, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे और फिर आगे और भी कई क्लासेस होंगी जिनमें हम फिर एक एक बीमारी किडनी सिस्टम की लेते चले जाएंगे। तो आज हम ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि किडनी की एनाटॉमी के बारे में समझने के लिए, कि अगर हम अभी किडनी के बारे में समझ जाएंगे तो आगे की जो बीमारियां हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर में किडनी की रखता हूँ। आपके सामने ये किडनी की पिक्चर दिख रही होगी। जी, तो शुरू की जाती है। हमारी जो किडनी है, ये इसका जो लोकेशन है ये हमारे एब्डोमेन के पीछे होती है। लेफ्ट किडनी जो है T12 वर्टेब्रा से लेके L3 वर्टेब्रा के बीच में ये दोनों किडनियां मौजूद रहती हैं। पर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक किडनी थोड़ी ऊपर रहती है और एक किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है। तो हमारा लीवर का दाहिना भाग बाईं तरफ के भाग से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो दाईं तरफ की किडनी बाईं किडनी से कुछ नीचे होती है। किडनी का ऊपरी भाग जो है 11वीं और 12वीं पसली यानी रिब्स से जो रिब्स रहती है उससे सुरक्षित रहते हैं। ये हर किडनी का वजन 125 से 175 ग्राम पुरुषों में और महिलाओं में 115 से 155 ग्राम होता है। इनकी लंबाई जो है 11 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। किडनी है जो है कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती हैं जो इनकी सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो कैप्सूल है एडिपोज टिश्यू से बनी एक शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर से ढका रहता है, जिसे रीनल फैट पैड कहते हैं। तो जो किडनी होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरी हुई रहती है और वो जो टिश्यू है उसको किसी भी बाहरी चोट से आघात से उसको बचाता है। वो है कौन से टिश्यू होते हैं? एडिपोज टिश्यूज वो होते हैं जो कि फैट के बने रहते हैं। हर किडनी के अंदर से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, कि हर किडनी के अंदर से दो यूरेटर निकलती हैं, दो नलिकाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं।
ये यहाँ पर आप देखें, ये 2 यूरेटर यहाँ किडनी से निकल के नीचे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाती है। ये जो भी किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनती है वो इन्हीं यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में आएगी और फिर ब्लैडर से आगे खाली कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों यूरेटर में बूंद बूंद करके पेशाब इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में भेजा जाता है। किडनीज जो है पेरिटोनियम की बाहरी परत से टिश्यू द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और मांसपेशियों पर ये रहते हैं। यही कारण है कि अनेक मरीजों को रामन ट्रीटमेंट से लाभ होता है। तो पेरिटोनियम को उकसाने के लिए हम लोग रामन ट्रीटमेंट देते हैं। रामन हम किस लिए देते हैं? पेरिटोनियम लेयर को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसे रामन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हर किडनी में करीब 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक किडनी में 10 लाख, तो दोनों में मिलाएंगे तो करीब 20 लाख नेफ्रॉन हो जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर करना। किसका मुख्य कार्य है? नेफ्रॉन्स को, यानी कि बखूबी से ये छानने का काम करते हैं। जब रक्त किडनीज के अंदर से गुजरता है तब ये उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि सभी सेल को छोड़कर अन्य सारी घुली हुई चीजों को फिल्टर यानी अलग कर देती है। तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर एक बोमेन कैप्सूल होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस भी बोला जाता है वहां पर। तो वह एक छलनी है। तो उसमें क्या है, जो भी बड़ी चीजें हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये नहीं छन पाती हैं। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है, दूसरे कुछ मिनरल्स हैं जो वेस्टेज है शरीर के लिए, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी फालतू चीज गलती से ना रह जाए, क्योंकि रक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि वहां टाइम नहीं है छांटने का। तो ट्यूब काफी लंबी है, सो बाद में जो चाहिए उसे वापस ले लिया जाता है। रीअब्जॉर्बिंग की प्रोसेस भी इसमें होती है, जो हम आगे नेफ्रॉन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। फिर अलग की गई चीजों में से जरूरी चीजें जैसे विटामिन, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज इत्यादि सभी पोषक तत्व जो हैं, तथा हार्मोन और एंजाइम इत्यादि जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में दोबारा मिला दी जाती है, जिसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और बाकी को पेशाब के द्वारा बाहर जाने दिया जाता है। पेशाब निकालने की प्रक्रिया को यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, कभी अगर मनुष्य ज्यादा मीठा खा लेता है तो जरूरत से ज्यादा शुगर यानी जो मीठा है उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे ही अगर किसी दिन हमने नमक, नमकीन कुछ खा लिया है जिसमें सॉल्टेड चीजें हैं, तो वो उससे क्या होगा, खाने से नमक उसके शरीर में भर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नमक बढ़ेगा तो प्यास ज्यादा लगेगी और मनुष्य फिर पानी ज्यादा पिएगा, और पानी ज्यादा पिएगा तो जिससे यूरिन आएगी और किडनी से जो एक्स्ट्रा नमक है वो शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये सभी कार्य बखूबी रूप से ऑटोमेटिकली यानी अपने आप होते रहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ये चलता रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ किडनी। किडनी के पार्ट्स को समझेंगे, धीरे धीरे एक एक पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे और फिर पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला है रीनल कैप्सूल। इसकी पिक्चर आपके सामने, कैप्सूल, हाँ जी, आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। ये जो ऊपर का जो फाइब्रस कैप्सूल है ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। इसी कैप्सूल के अंदर हमारी किडनी जो है कवर अप रहती है, सुरक्षा रहती है इसकी, है ना। ये रीनल कैप्सूल है।
और इसको आसानी से समझने के लिए ये जो ऊपरी भाग दिख रहा है इसे भी, ये जो आप इसमें काफी अच्छे ढंग से दिख रहा है, ये रीनल कैप्सूल है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रीनल कैप्सूल एक सख्त रेशेदार परत है जो प्रत्येक गुर्दे को घेरे रहती है। यहाँ पर हम किडनी के लिए 2-3 वर्ड यूज करेंगे। रीनल मीन्स भी किडनी होता है, गुर्दे मीन्स भी किडनी होता है, कहीं पे से वृक्क भी बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। तो हम यहाँ ज्यादातर रीनल कैप्सूल या रीनल वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। तो रीनल कैप्सूल क्या है? एक सख्त रेशेदार यानी फाइब्रस लेयर है जो हर किडनी को घेरे रहती है। यह एक चिकनी और पारदर्शी एक झिल्ली की तरह है जो कि गुर्दे की सतह से निकटता से चिपकी रहती है, जो अंदर के नाजुक गुर्दे के ऊतकों को यानी टिश्यूज को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये इस पिक्चर में एक अलग जो दिख रहा है आपको, कैप्सूल करके लिखा हुआ है, ये पूरा ये कैप्सूल है। और इसके बाद फिर किडनी के दो भाग दिख रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स भाग जो ऊपर वाला भाग कहलाएगा। रीनल कैप्सूल अपने आकार को बनाए रखने के लिए बनाए रखता है किडनी के आकार को, और दूसरा ये किसी भी तरह की चोट से किडनियों की रक्षा करता है। और आसपास के अंगों से अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर अगर हो रहा है तो उसको फैलने से भी ये रोकता है। रीनल कैप्सूल के अंदर गुर्दे को दो मुख्य भागों में बांटते हैं, एक तो रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा रीनल मेडुला। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये देखिए ऊपर वाला जो भाग है किडनी के बाहरी परत की तरफ जो हिस्सा है वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और किडनी के अंदरूनी हिस्से वाला जो भाग है ये रीनल मेडुला कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर संक्षेप में हम समझें तो रीनल कैप्सूल एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक लेयर का काम करता है जो कि गुर्दे को या किडनी को जो है सुरक्षा प्रदान करता है और उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। ये हो गया रीनल कैप्सूल। अभी हम बढ़ते हैं रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। इसके लिए दूसरी पिक्चर, हाँ ये आ गई, रीनल कॉर्टेक्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये जो यहाँ पर टिश्यूज हैं ये रीनल कॉर्टेक्स का एरिया है। रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में नेफ्रॉन का ऊपरी हिस्सा पाया जाता है जहां पर ब्लड वेसल्स और छलनी जो है जिसे हम ग्लोमेरुलर बोलते हैं वो ज्यादा मात्रा में रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। तो रीनल कॉर्टेक्स यह किडनी का बाहरी भाग होता है जिसमें कि ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और अन्य भाग होते हैं जो रक्त को फिल्टर करने और यूरिन बनाने वाले हिस्सों में शामिल होते हैं। यह रीनल कॉर्टेक्स रीनल कैप्सूल के नीचे होता है। जैसा कि हमने अभी देखा, ये जो कैप्सूल है उसके ठीक नीचे रीनल कॉर्टेक्स है। यह रीनल कॉर्टेक्स रीनल कैप्सूल के नीचे होता है जो कि फाइब्रस लेयर है। क्या है? एक फाइब्रस टिश्यू की लेयर है जो कि किडनी को चारों ओर से घेरा रहता है। रीनल कॉर्टेक्स में रक्त को ग्लोमेरुली नामक छोटी रक्त नलिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से फिल्टर किया जाता है जो कि नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। और किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का क्या काम है कि नेफ्रॉन रक्त से वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया या एक्स्ट्रा जो आयंस रहते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि, और रक्त से पानी को फिल्टर करके फिर प्रोसेस करके यूरिन बनाने का काम ये करता है। कौन? नेफ्रॉन। रीनल कॉर्टेक्स में प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स और साथ में कॉर्टिकल डक्ट भी शामिल होती हैं जो कि शरीर के
फ्लूइड हैं उनको मेंटेन करने का काम है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम है, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करते हैं। इसके लिए एक बार आपको नेफ्रॉन की पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा तो उससे इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक नेफ्रॉन की पिक्चर है ये। तो यहाँ पर जो है ये फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर होता है और फिर यहाँ से आगे यूरिन आगे ट्यूब से होते हुए फिर निकल जाती है आगे। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए दिखा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये अभी हम रीनल कॉर्टेक्स पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग डक्ट्स रहती हैं जो कि नेफ्रॉन से जुड़ी हुई रहती हैं। अब हम पढ़ेंगे रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स तक सभी को समझ में आया? एक बार चैट में यस लिख दीजिए तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है। आप लोग चैट में यस लिखें तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको सभी को समझ में आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेम पेज भी लिख सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीनल मेडुला। उसकी पिक्चर आपके सामने, रीनल कॉर्टेक्स, ये आ गया रीनल मेडुला। रीनल मेडुला यहाँ पर आप देखें, ये जो किडनी के यहाँ पे जो कोन जैसी जो डायग्राम है, पहले हमने देखा रीनल कैप्सूल, फिर हमने देखा रीनल कॉर्टेक्स, अब हम देख रहे हैं रीनल मेडुला। मेडुला मीन्स होता है अंदरूनी हिस्सा। तो यहाँ पर ये जो अंदरूनी पूरा हिस्सा है ये रीनल मेडुला कहलाएगा। जो भी अंदरूनी हिस्सा है, चाहे यहाँ पर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हैं, ये सभी रीनल मेडुला के हिस्से रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या रीनल मेडुला के अंदर होता है। रीनल मेडुला गुर्दे का सबसे भीतरी भाग है जो कि रीनल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें कई रीनल पिरामिड होते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये रचना, ये रीनल पिरामिड कहलाती है। ये पिरामिड के जैसे इसका शेप है ना, ये इसीलिए इसको जो है पिरामिड बोला जाता है। और ये जो इसके सामने का जो नुकीला हिस्सा है इसको टिप्स बोला जाता है, टिप्स बोलते हैं, है ना। तो ये पिरामिड्स हैं, ये रीनल पिरामिड्स होते हैं इसमें। तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं? रीनल मेडुला के अंदर। तो रीनल पिरामिड जो है शामिल होते हैं जो कि एक लाइन में एक धारीदार रचना के साथ एक त्रिकोणीय जो है रचना बनाते हैं। रीनल मेडुला में यूरिन का कंसंट्रेशन और शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक रीनल मेडुला में कई ट्यूब्यूल्स और कई तरह की नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, जिसे हमने कहा मेन फंक्शन जो है, उससे क्या है, मूत्र को रीनल पेल्विस तक लेके जाती है, जो मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर का विस्तारित रूप होती है। अभी ये रीनल पेल्विस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ ये देखिए, ये जो है यहाँ से जब यूरिन बनेगी नेफ्रॉन्स के थ्रू बाहर आएगी तो यहाँ से होते हुए ये बाहर निकलेगी और यहाँ पर जो है यूरेटर यहाँ से जुड़ जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो यहाँ यूरेटर जुड़ी रहेगी।
इसके लिए पिक्चर भी हो सकती है। हाँ ये देखिए, ये जो है ना रीनल पेल्विस, जो ये बड़ा सा एरिया है ना, ये फनल शेप में, एक फनल शेप एरिया जो है ये रीनल पेल्विस है। तो यहाँ से जो भी यूरिन बनेगी, जैसे आप यहाँ देखिए, ये जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से ये छलनी के माध्यम से जो है ब्लड से यूरिन बनेगी, और ये कहाँ, यहाँ आगे आ जाएगी रीनल पेल्विस के एरिया में, और यहाँ से होते ही यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लेडर में पहुंच जाएगी। ठीक है। तो रीनल मेडुला में नलिकाएं और जो है रीएब्जॉर्शन करने वाली डक्ट रहती हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट करती हैं। यूरिन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से रीअब्जॉर्ब करने वाली भी नलिकाएं होती हैं, है ना। और यहाँ पे जाके जो है यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है, और शरीर के लिए अगर जरूरी पानी है तो उसको सोख लिया जाता है, अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। रीनल मेडुला को रक्त की आपूर्ति रीनल आर्टरीज के द्वारा होती है। देखिए हर आर्गन को जो है उसके खुद के काम करने के लिए भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हार्ट के अंदर से ब्लड पंप होकर पूरे शरीर में फैलता है, तो हार्ट को काम करने के लिए भी अलग से ब्लड की जरूरत पड़ती है, अलग से आर्टरीज की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, तो ऐसे किडनी के लिए काम करने के लिए, उसके फंक्शंस के लिए जो है आर्टरी की जरूरत पड़ती है, जिसे रीनल आर्टरी कहा जाता है। जो आगे जाके रीनल आर्टरी का छोटा रूप क्या होगा, आर्ट्रियोल्स होंगे, है ना। और ये ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे मतलब डिवाइड हो जाते हैं। ये आर्ट्रियोल्स रीनल मेडुला के भीतर नेफ्रॉन और दूसरी जो रचनाएं हैं उनको जो है ब्लड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और रक्त को फिल्टर और प्रोसेस के लिए जो है अनुमति देते हैं ये। तो अगर हम संक्षेप में समझें तो रीनल मेडुला जो है गुर्दे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर यूरिन को फिल्टर करेंगे, उसके कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को संतुलन किया जाता है। ये हो गया रीनल मेडुला। अभी तक हमने देखा रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। अभी हम देखेंगे रीनल कॉलम। रीनल कॉलम को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये रीनल कॉलम होते क्या। यहाँ पर देखिए, ये जो पिरामिड के बाजू में कुछ आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो स्पेस है, और यहाँ पर ये बंडल की तरह फाइबर के रूप में है, ये हर पिरामिड के बाजू में ये मौजूद है। यही जो है रीनल कॉलम कहलाते हैं, है ना। एक तरह से खंबे की तरह है, ये उसको डिवाइड भी करते हैं और इसको सेपरेट करने का काम ये करते हैं यहाँ पर। तो इन्हें हम जो है रीनल कॉलम कहते हैं। हर चीज का अपना एक फंक्शन है, उसकी अपनी बीमारियां हैं, इसलिए हमें हर एक चीज को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करनी है ना? तो अभी हमने रीनल कॉर्टेक्स देख लिया है, मेडुला देख लिया, मेडुला मीन्स अंदरूनी भाग। अब हम इसके छोटे छोटे हिस्सों के बारे में समझेंगे। तो ये रीनल कॉलम क्या होते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल जानकारी आपको मैं दूंगा। रीनल कॉलम जो है गुर्दे की आंतरिक शारीरिक रचना का एक हिस्सा है। इसे कॉर्टिकल कॉलम भी कहा जाता है, या कॉलम ऑफ बर्टिन, है ना। कॉलम ऑफ बर्टिन भी कहा जाता है, या बर्टिन के कॉलम भी कहते हैं। ये कॉलम जो है रीनल कॉर्टेक्स के विस्तार है, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स ही आगे जाके जो है कॉलम है। ये देखिए, ये जो कॉर्टेक्स एरिया है ना, ये कॉर्टेक्स एरिया ही आगे जाके क्या बन गया, ये रीनल कॉलम का काम कर रहा है, ये इसी का ही हिस्सा है। ये आगे जाके जो है रीनल कॉलम में डिवाइड हो गया या बन गया, उसी का ये हिस्सा है। ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स का विस्तार है, जो रीनल साइनस की ओर अंदर की ओर बढ़ता है, और रीनल पिरामिड को ये अलग करता है। ये रीनल पिरामिड है,
इनको ये क्या है, अलग कर रहा है। और साइनस यहाँ पर आगे का जो हिस्सा है, ये यहाँ पर ये कॉर्नर वाला एरिया है, ये साइनस कहलाता है, यहाँ रीनल साइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन तो क्या हो गया कि एक पिरामिड को अलग करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग का भी काम करेगा, उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर देगा ये। गुर्दे में यानी किडनी में रीनल पिरामिड क्या है, एक शंकु के आकार की रचना है, यानी कोन शेप, है ना, जिनका आधार बाहर की ओर होता है और उनके सिरे जो है अंदर की तरफ होते हैं। आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये इनका आधार है और ये इनका सिर है। इसको जो है ना, इसको पेपिला बोला जाता है। ये पूरा कहलाएगा पिरामिड, और ये जो सिर वाला हिस्सा है ये कहलाता है रीनल पेपिला। ठीक है, तो आगे आएगा ये कि उनके सिर, जिन्हें हम रीनल पेपिला के रूप में जानते हैं। सेंटर ऑफ द किडनी, गुर्दे के अंदर के हिस्से की तरफ ये जो रीनल पेपिला है, या जो कोन है या हेड है उसका, वो इशारा करता है कि ये रीनल का मेडुला एरिया है। रीनल कॉलम इन पिरामिडों के बीच में फैले होते हैं और उन्हें विभाजित करते हैं और गुर्दे की आंतरिक संरचना को सहायता प्रदान करते हैं। रीनल कॉलम में क्या क्या होता है, रक्त वाहिकाएं मीन्स ब्लड वेसल्स, नर्व, और यूरिन को कलेक्ट करने वाली कलेक्टिंग डक्ट, जो कि रक्त को फिल्टर करने और यूरिन का प्रोडक्शन करने में किडनी के कार्य में हेल्प करती है। इन कॉलम में नेफ्रॉन के कुछ अंश होते हैं, जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाइयां हैं, जो कि रक्त को फिल्टर करने और उसकी स्ट्रक्चर को, संरचना को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रीनल कॉलम की उपस्थिति जो है गुर्दे को एक स्ट्रक्चर, ठोस स्ट्रक्चर प्रदान करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गए रीनल कॉलम। अब रीनल कॉलम के बाद हमने रीनल कॉलम देख लिया है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। हम एक एक चीज को कवर करते हुए यहाँ पर यूरेटर तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने रीनल कॉर्टेक्स भी देख लिया है, मेडुला भी देखा है, अब हमने कॉलम भी देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे रीनल के पिरामिड्स। ये जो जितने भी पिरामिड्स हैं, इनमें क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। रीनल पिरामिड गुर्दे के मेडुला भाग में पाई जाने वाली एक संरचना है। ये तो हमने अभी देख ही लिया है कि ये मेडुला एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स एरिया में तो ये नहीं है, तो ये गुर्दे के अंदरूनी हिस्सों में ये पाए जाते हैं। और इन्हीं एरिया में गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, ये उसी का हिस्सा है, जो कि रक्त को फिल्टर करने और यूरिन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। यहीं पे सबसे ज्यादा मात्रा में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक रीनल पिरामिड में हजारों छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि एक किडनी में 10 लाख तक नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कि गुर्दे की बुनियादी इकाई है। और नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड से खराब वेस्ट मटेरियल को बाहर करना और जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनको फिर से शरीर के लिए रीएब्जॉर्ब करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, ये नेफ्रॉन का फंक्शन है। सूक्ष्म नलिकाएं और रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं, छोटी छोटी वेसल्स, समानांतर बंडलों की उपस्थिति के कारण रीनल पिरामिड में धारीदार उपस्थिति होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी ये जो लाइन है, यहाँ देखिए ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये एक लाइन में यहाँ पर होते हैं, इसलिए आपको ये एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। इसी को धारीदार लाइन के रूप में ये बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर होती है। और ये यहाँ से यूरिन जो है आगे नीचे रीनल पेल्विस में छोड़ देंगे और आगे जाके ये यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इस तरीके की ये रचना है।
तो रीनल पिरामिड जो है गुर्दे की इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकालने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये रीनल जो सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण और घटक है या उसका हिस्सा है, हम ये कहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ही मेन पार्ट है। इसमें ही जो है यहाँ पे यूरिन बनेगी, ऊपर जो कॉर्टेक्स के एरिया के पास में जहाँ भी है, ये नेफ्रॉन से ब्लड को फिल्टर करके वहां से वेस्ट मटेरियल यूरिन के माध्यम से बाहर आते हैं। इन्हीं एरिया में ये फिल्ट्रेशन का काम ज्यादा मात्रा में, लगभग संपूर्ण काम यहीं पर ही होता है, ये पिरामिड के अंदर ही। पिरामिड के बाद फिर जो है सीधा यहाँ से यूरिन ही बूंद बूंद करके बाहर निकलेगी और इस फनल शेप जो रीनल पेल्विस एरिया है वहां से होती हुई यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। रीनल पेपिला, रीनल पेपिला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कोन शेप जो रचना है, इसका जो हेड है पिरामिड का, वो रीनल पेपिला है। तो रीनल पेपिला जो है रीनल पिरामिड का शीर्ष है। यह वह जगह है जहां पर नेफ्रॉन की एकत्रित नलिकाएं मूत्र को रीनल पेल्विस में खाली करती, यानी कि जो पिरामिड में जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनेगी वो इकट्ठी होकर इन्हीं एरिया से गुजरते हुए रीनल पेल्विस में जाएगी, जो एक फनल के आकार की रचना है जो कई पेपिला से मूत्र इकट्ठी करती। ये सभी जो है ना, ये सभी पेपिला यहाँ पर ये है, ये इस जगह पे है, इस जगह पे, ये सभी जो है पिरामिड की जो पेपिला है, यानी कि यहाँ से यूरिन बनेगी, पेपिला के थ्रू ही ये आगे बढ़ेगी और कहाँ जाएगी, ये पेल्विस में। पेल्विस में जाके जाएगी, वहां से रीनल पेल्विस से यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। रीनल पेपिला छोटे कैलेक्स से घिरा होता है, एक कप के आकार की संरचना जो कई एकत्रित नलिकाओं से मूत्र एकत्र करती। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइनर कैलिक्स और एक होता है मेजर कैलिक्स। तो यहाँ पर मेजर और माइनर को हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी। ये जो रचना है ना, ये यहाँ देखिए रीनल पेपिला के, हाँ यहाँ पर रीनल पेपिला के ठीक नीचे ये जो कप के जैसी रचना है, ये जो कलेक्ट करने का काम कर रही है, यही जो है माइनर कैलिक्स है। और जब ये बड़े एरिया में आ जाएगा तो ये मेजर कैलिक्स कहलाएगा। तो ये छोटी रचना को माइनर कैलिक्स और ठीक इसके नीचे की जो रचना है ये मेजर कैलिक्स कहलाती है। आगे देखते हैं। तो रीनल पेपिला माइनर कैलिक्स से घिरा होता है और एक कप के आकार की संरचना होती है जो कई एकत्रित नलिकाओं से यूरिन को कलेक्ट करती है। और जो माइनर कैलिक्स मिलकर बड़ा जब ये विस्तार ले लेता है, यानी कि वही आगे जाके वही मेजर कैलिक्स बन जाता है, जो कि बाद में आगे जाके यही एरिया फिर रीनल पेल्विस कहलाता है। यहाँ पर ये एरिया क्या कहला रहा है, माइनर कैलिक्स। आगे जाके यही एरिया क्या कहला रहा है, मेजर कैलिक्स। और फिर यही एरिया आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रीनल पेल्विस में। यानी कि प्लेस के हिसाब से उनके नाम अलग अलग है। तो ये पेपिला से जो यूरिन कलेक्ट होगी वो पहले आएगी माइनर कैलिक्स में, फिर आएगी मेजर कैलिक्स में, और फिर उसके बाद जो है रीनल पेल्विस के थ्रू ये आगे जाएगी। तो ये हुआ हमारा रीनल पेपिला। रीनल पेपिला और उससे जुड़ी जितनी भी संरचनाएं हैं, ये गुर्दे की यूरिनरी सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रीनल पेपिला या संबंधित रचनाओं, इनमें जो है कई बार क्या है, अगर किसी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अगर कोई किडनी स्टोन वगैरह आ जाए या यूरिन से संबंधी कई सारी समस्याएं इस एरिया में होने की संभावना रहती है। अभी हम देखेंगे माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। थोड़ा सा मैंने उसका इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही दिया है, फिर भी उसे हम समझने की कोशिश करेंगे।
माइनर कैलिक्स गुर्दे में एक कप जैसी रचना है जो कि रीनल पेपिला से यूरिन को कलेक्ट करती है, जो कि रीनल पिरामिड की टिप होती है। रीनल पेपिला माइनर कैलिक्स में बदल जाती है और फिर आगे वही जाके मेजर कैलिक्स में बदलता है। तो जो भी गुर्दे के भीतर जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उनसे ये यूरिन को कलेक्ट करके माइनर कैलिक्स में भेजती है। तो कई माइनर कैलिक्स एकत्रित होकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ये देखिए बहुत सारे माइनर कैलिक्स हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे माइनर कैलिक्स मिलके ही एक बड़ा मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और फिर मेजर कैलिक्स आगे जाके रीनल पेल्विस का निर्माण करता है। और रीनल पेल्विस क्या है? एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कलेक्ट करके आगे यूरेटर में भेज देता है। अच्छा, ये जो भी प्रक्रिया चलती है ये अपने आप ही शरीर में चलती रहती है अनैच्छिक रूप से, यानी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम सोचे कि नहीं आज हमारा यूरिन बनाने का मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया अपने आप ही चलती रहती है बॉडी के सिस्टम के थ्रू। और उस एरिया में भी एक वेव चलती है, उसे भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। वो वेव के थ्रू बूंद बूंद यूरिन निकलती चली जाएगी और जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती रहती है। अगर माइनर कैलिक्स में किसी तरह की बीमारी आ जाए या उसका एरिया जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए या वहां पर जो है स्टेनोसिस हो जाए, तो इससे जो है वहां पर किडनी में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गुर्दे में पथरी हो सकती है। इस तरीके की बीमारियां इनमें आती है अगर किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम आएगी तो। मेजर कैलिक्स, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी जानकारी दे दी है, थोड़ा इसकी डिटेल जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मेजर कैलिक्स जो है गुर्दे की एक बड़ी रचना है जो कि माइनर कैलिक्स से यूरिन कलेक्ट करने का काम करती है। और यह गुर्दे की यूरिनरी सिस्टम में माइनर कैलिक्स से परे यूरिन कलेक्ट करने के लिए अगले स्तर का काम करता है। ये माइनर कैलिक्स जो कि हम जानते हैं कि एक कप जैसी रचना है जो रीनल पेपिला से यूरिन कलेक्ट करती है और रीनल पिरामिड की टिप होती है। माइनर कैलिक्स फिर प्रत्येक किडनी में 2 से 3 मेजर कैलिक्स बनाने के लिए माइनर कैलिक्स जो है ये मिलके 2 से 3 मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और ये मेजर कैलिक्स आकार में बड़े होते हैं और कई माइनर कैलिक्स से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। माइनर कैलिक्स से यूरिन इकट्ठा करने के बाद वो मेजर में जाएगा, मेजर से रीनल, सेम वही प्रोसेस है, इसको हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगर मेजर कैलिक्स में किसी तरह के डिस्फंक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन होने से यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपने सुना होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस, कुछ पेशेंट की रिपोर्ट में आपने देखा होगा हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे यहाँ पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मान लीजिए कुछ फंस जाए यहाँ पे या स्टोन ही आगे फंस जाए, तो आगे यूरिन जाएगी नहीं। यूरिन आगे जाएगी नहीं तो यूरिन किडनी के अंदर ही यूरिन भरनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी नेफ्रॉन के अंदर ही पानी भरना शुरू हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं रुकावट आ जाए किसी भी कारण से, हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, स्वेलिंग के कारण, स्टोन के कारण, नेक्रोसिस के कारण, कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो ये अगर मान लो यूरिटर में कहीं स्टोन फंस गया तो भी ये आगे जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या किडनी का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है, ये जो एरिया है ये रीनल पेल्विस है ना। यहाँ पर लिखा भी है रीनल पेल्विस, जो फनल का आकार का जो रचना है ये रीनल पेल्विस है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। रीनल जो पेल्विस का जो निर्माण है वह मेजर कैलिक्स के द्वारा होता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो इसका मेन जो काम है रीनल पेल्विस का,
प्राथमिक जो काम है मेजर कैलिक्स से यूरिन को कलेक्ट करना और यूरेटर में भेजना। यूरेटर वह नली है जो कि गुर्दे को यूरिनरी ब्लैडर से यानी मूत्राशय से जोड़ती है और फिर मूत्राशय से पेशाब के दौरान मूत्र अंततः मूत्र मार्ग से होते हुए यानी कि यूरेथ्रा से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। रीनल पेल्विस की जो अंदरूनी वॉल है, रीनल पेल्विस जो दीवार है उसमें जो है स्मूथ मजल्स होते हैं जो कि पेरिस्टल्सिस वेव के माध्यम से यूरिन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो यूरेटर में ले जाते हैं। रीनल पेल्विस में ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बना हुआ एक लेयर होता है जो कि इसमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना है या वहां पर एक वेव को कंटिन्यू बनाए रखना है, उसका ये काम करता है। अगर गुर्दे की पथरी या किसी तरह के संक्रमण अगर जैसे हो जाए रीनल पेल्विस को, तो ये इसको प्रभावित करते हैं जिससे रुकावट यानी कि वहां पर स्टोन हो जाएगा या किसी तरह की रुकावट होगी तो वहां सूजन आने की संभावना हो जाती है। और इससे क्या है, यूरिन जो है उसका फ्लो जो है वो रुक सकता है और आगे जाके ये प्रॉब्लम पैदा करती है। रीनल हाइलम, रीनल हाइलम क्या है, ये आगे जाके ये जो एरिया है हाइलम को समझाना है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ पर जो पूरा इतना जो एरिया है रीनल पेल्विस को ले लीजिए, यहीं से आपको जो ये आर्टरी दिख रही है और ये वेन दिख रही है, ये सारा एरिया जो है हाइलम है, ये हाइलम कहलाता है, रीनल हाइलम कहलाता है, ठीक है। यहीं से ही सारी ये जो है एंटर करेगी, आर्टरी एंटर करेगी, फिर आर्टरी से जाके ये ब्लड वेन के थ्रू रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हाइलम में क्या है, रीनल हाइलम जिसे रीनल पेडिकल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है रीनल पेडिकल भी कहा जाता है। तो गुर्दे की मीडियल बॉर्डर पर स्थित एक एरिया है ये, यह ब्लड वेसल, नर्व और लिम्फेटिक वेसल और रीनल पेल्विस सहित जुड़ी सारी रचनाओं के लिए प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में काम करता है, यानी कि यहाँ से एंटर भी होती है, बाहर भी निकलती है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें जाती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं और रीनल पेल्विस का जो एरिया है। इसकी कुछ मेन चीजें हैं, उनको हम समझने की थोड़ा सा उसको हम समझेंगे। एक तो इसमें क्या जा रहा है, रीनल आर्टरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर की, यहाँ पर इसको आर्टरी से शो किया गया है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी एंड वेन, तो रीनल आर्टरी फिल्टर के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गुर्दे में ले जाती है और जबकि रीनल वेन जो है फिल्टर किए गए रक्त को गुर्दे से दूर ले जाती है, ठीक है, ये इनका काम रहता है। दूसरा है रीनल पेल्विस जो कि इसी के अंदर आता है, रीनल हाइलम के अंदर। रीनल हाइलम में तीन तरह की मेन जो है रचनाएं होती हैं, उनमें से एक हो गया रीनल आर्टरी एंड वेन, दूसरा हो गया रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि रीनल पेल्विस एक फनल के आकार की रचना है जो कि नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल देती है। थर्ड जो है रीनल नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल्स, तो गुर्दे की जो नसें हैं वो गुर्दे में यहीं से प्रवेश करती हैं, है ना, और ब्लड प्रेशर और गुर्दे से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी के साथ साथ जो है लिम्फेटिक वेसल्स भी किडनी से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करती है। रीनल हाइलम से जो गुजरने वाली संरचनाएं गुर्दे के कार्य और शरीर के भीतर समग्र होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन संरचनाओं को प्रभावित करने वाली कोई भी असामान्यता या विकृति गुर्दे के कार्य और समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अब हम समझेंगे रीनल आर्टरी के बारे में। अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स को समझा,
अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने पहले देखा रीनल कैप्सूल, फिर हमने देखा रीनल कॉर्टेक्स, फिर हमने देखे रीनल कॉलम्स, रीनल मेडुला, पेपिला, है ना, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और हाइलम, है ना, और रीनल पेल्विस, ये हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब हम और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, धीरे धीरे चीजों को हम और गहराई में जाते चले जाएंगे और उसको समझने में आसानी, इसीलिए हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब बारीक स्ट्रक्चर में आता है रीनल आर्टरी। ये भी किडनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो रीनल आर्टरी एक महत्वपूर्ण ब्लड वेसल है जो कि गुर्दे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपूर्ति करती है, जिससे कि गुर्दे का उचित कार्य सुनिश्चित होता है। यह एब्डोमिनल अयोर्टा से निकलती है। किससे निकलती है? एब्डोमिनल अयोर्टा से। आमतौर पर यह फर्स्ट वर्टेब्रा के लेवल, उधर जो हमने बताया था कि ये T12 से लेके L3 वर्टेब्रा के बीच में किडनीज होती हैं। तो ठीक उसी के सामने से ये जो है आर्टरीज वगैरह निकलती हैं। और ये किससे निकलती हैं? एब्डोमिनल अयोर्टा से। रीनल आर्टरीज एक ब्रांच है किसकी? एब्डोमिनल अयोर्टा, जो कि इससे जुड़ी रहती है। यह सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के नीचे और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ऊपर होती है। इसके लिए थोड़ा मैं आपको इसका दूसरा स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा, ब्लड फ्लो के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है, ये आप देखेंगे। ये रीनल आर्टरी है जो कि एब्डोमिनल आयोटा से निकलती है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग हैं। ये रीनल आर्टरी है, कर्सर के पास देखिए, और फिर यहाँ से जो है इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी। इनके अलग अलग ब्रांच के हिसाब से उनका अलग अलग नाम हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रांच निकल जाती है यूरेटर के लिए, तो ये यूरेट्रिक ब्रांच कहलाएगी। ये सभी रीनल आर्टरी के ही पार्ट होंगे, पर ब्रांच के हिसाब से उनका अलग अलग नाम हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टरी जो है यहाँ पर आप देखें, नीचे वाली, नीचे से दूसरी जो है, पहली तो ये यूरेट्रिक ब्रांच हो गई, दूसरी जो है ये जब आगे जाती है तो यहाँ से ये रीनल मेडुला में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी कहा जाता है। फिर यही जो है आगे जब बढ़ेगी तो यही आर्टरी और छोटे बारीक आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तब इनको कहा जाता है इंटरलोबर आर्टरीज, है ना, इस तरीके से। तो ये बारीक बारीक ब्रांचेस हैं, है ना। तो इंफीरियर और सुपीरियर, पोस्टीरियर सॉरी, तरीके से। तो ये आगे छोटी छोटी होती जाएंगी। यहाँ पर आप देखें, ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो छोटी छोटी आर्टरीज है ना, इन्हीं छोटी आर्टरियोल से जुड़े होते हैं हमारे नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को छानने का काम करते हैं। सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरीज इस तरफ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें, एक नीचे वाली जो लोअर पार्ट है उसको इंफीरियर, और ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर कहा गया है। तो ये सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, नाम ऊपर और नीचे के कारण वो चेंज हो गए, और किस प्लेस पर है उसके हिसाब से उनके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आर्टरीज का सर्कुलेशन है, ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चले जाते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो ब्रांचेस हैं ये पूरे सारे रीनल पेपिला को, पिरामिड्स को, सबको कवर करके ब्लड पहुंचा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी ब्लड क्लॉट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि यहाँ पर जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये जो है ना, ये मेन हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पर अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो आगे की सप्लाई रुक जाएगी, तो किडनी जो है वहां से डैमेज होना शुरू हो जाएगी। या कहीं छोटे हिस्से में क्लॉट आ गया तो जितने हिस्से में क्लॉट आया वो एरिया जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस, है ना। तो ये चीज यहाँ पर नेक्रोसिस भी हो सकता है, स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ये दो वर्ड ज्यादातर मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। तो कुछ थेरेपिस्टों की जब रिपोर्ट आती है तो हम उनको
पढ़ के जब बताते कि भाई यहाँ देखिए आपको किडनी खत्म हो रही है, कितनी खत्म हो गई, कहाँ कहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम है, तो ये सब रिपोर्ट में दिखता है कि किडनी के किस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो वहाँ पे नेक्रोसिस यानी कि खत्म होना वो शुरू हो जाता है। तो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच से निकलने के बाद रीनल आर्टरी रीनल हाइलम के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करती है, जो कि गुर्दे के मध्य भाग पर एक कॉनकेव नॉच होता है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो गुर्दे के भीतर रीनल आर्टरी आगे छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और अंततः जो है ब्लड वेसल का एक नेटवर्क क्रिएट करती है, जो कि नेफ्रॉन को ब्लड की पूर्ति कराने में हेल्प करती है। नेफ्रॉन जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। रीनल आर्टरी ऑक्सीजन युक्त रक्त को नेफ्रॉन तक पहुंचाती है, जहां पर वेस्ट मटेरियल और एक्सेस फ्लूइड को ब्लड से निकाल दिया जाता है, यूरिन के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। नेफ्रॉन के माध्यम से ब्लड को फिल्टर किए जाने के बाद इसे रीनल वेन्स के द्वारा एकत्र किया जाता है, जो कि अंततः इंफीरियर वेना कावा में प्रवाहित होता है और फिर ये ब्लड जो है आगे पुनः ऑक्सीजनकरण के लिए हृदय में जाएगा, हृदय से जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर शुद्ध होकर फिर हृदय में जाएगा और फिर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। तो गुर्दे के स्वास्थ्य और शरीर के भीतर समग्र होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए रीनल आर्टरी का उचित कामकाज होना बहुत ही आवश्यक है। रीनल आर्टरी को प्रभावित करने वाली कोई भी ब्लॉकेज, नैरोइंग जिसे हम स्टेनोसिस भी बोलते हैं, और अदर एबनॉर्मलिटीज इसमें जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अगर किसी रीनल आर्टरी में ब्लॉकेज है, नैरोइंग है या एबनॉर्मलिटी है, चाहे वहां ट्यूमर की वजह से हो या किसी भी तरह से, तो इससे क्या होगा, सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन या रीनल फेलियर यानी कि किडनी का फेल हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी क्लियर हो गई है। अब हम रीनल वेन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास समझ में तो आ रही है? एक बार सब लोग यस लिख दीजिए, या सेम पेज भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रीनल आर्टरी हम कर चुके हैं, अब इसके बाद हम समझेंगे रीनल वेन के बारे में। इसके लिए एक अलग पिक्चर आपके सामने मैं शो करूंगा, जिससे हमें ब्लड सप्लाई का सिस्टम पता चलेगा इस तरीके से होता है। ये देखिए आपके सामने, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं इसका। जो आर्टरी, देखिए यहां से ब्रांच, पहले यहां समझते हैं रीनल आर्टरी, और ये रेड कलर में जो शो हो रही है वो रीनल आर्टरी। ये आगे जाके डिवाइड होती है किसमें, सेगमेंटल आर्टरी, यानी कि सेगमेंट हो जाते हैं, दो सेगमेंट हो गए। ठीक है, यही आर्टरी आगे जब जाती है तो ये इंटर लोअर आर्टरी कहलाती है। फिर यही आर्टरी और आगे छोटे आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती है, तब ये आर्कुएट आर्टरी कहलाती है। और यही जो है फिर और आगे जाती है तो यही कहलाती है इंटरलोबुलर आर्टरी, जो कि वहां पे ग्लोमेरुलर या बोमेन कैप्सूल के पास में जाती है। ठीक है, तो यहां से जब ये जाएगी तो आप यहां पर देखें इंटरलोबुलर जो है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी ये बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ये जो यहाँ से किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है ये कहलाते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्या कहलाते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। इसमें ए और ई का फर्क है, यानी कि ये आने वाला
और फिर यहाँ से ये जब ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर, इस छलनी के अंदर जब ये फिल्टर होगा, तो फिल्टर होके जो है फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स के बाद जो है ये किडनी के अलग अलग जगह पे ब्लड सप्लाई करते हुए ये यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा ब्लड, और फिर ये जो है वेन के थ्रू, जो छोटी छोटी वेन है, सेम वही हो जाएगा, इंटरलोबुलर वेन आएगी, फिर अर्कुएट वेन आएगी, फिर इंटरलोबर वेन आएगी, फिर रीनल वेन आएगी, और फिर वेना कावा में जाके वो जुड़ जाएगी। वेना कावा और अयोर्टा दो मेजर आर्टरीज हैं, ये मेजर आर्टरीज हैं जिनमें की शरीर की जो आर्टरीज जुड़ी हुई हैं, वेना कावा में वेन्स जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रीनल आर्टरी यहाँ से जाएगी, ये सेगमेंट होगी, 2-3 भागों में बढ़ जाएगी, जितनी भी जरूरत है उस हिसाब से। सेगमेंटल आर्टरी, फिर यही छोटी जाएगी तो इंटरलोबर आर्टरी, फिर अर्कुएट आर्टरी, फिर इंटरलोबर, फिर ये यहाँ से छलनी में जाके ब्लड को यहाँ से यूरिन, ये यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर आगे भेज दिया जाएगा। ये नेफ्रॉन है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं। अभी मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए। तो ये यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल्स आए, और फिर ये यहाँ से अब ब्लड को लेके जाएंगे, जो कि शुद्ध रक्त होगा या जो छानने के बाद जो अच्छा रक्त है उसको लेके जाएंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इनका नाम बदल जाएगा, एक हो गया एफरेंट, एक हो गया इफरेंट। तो इफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, अब यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब होता है जो कि ट्यूब को ब्लड सप्लाई देने वाली जो आर्टरीज हैं उनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। यही आगे जाके जो है फिर यहाँ से अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सेल्स हैं इस एरिया की, वो सेल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देंगी। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये खून जो है गंदा हो गया या इसमें जो वेस्ट मटेरियल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो यहाँ छन चुका है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ से फिर वेस्ट मटेरियल आने लगेंगे, जो किडनी के सेल्स के द्वारा यूज किए हुए जो चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। फिर ये सेम वही प्रोसेस है, इंटरलोबुलर वेन के माध्यम से आगे बढ़ेगा, फिर अर्कुएट वेन में जाएगा, फिर इंटरलोबर वेन में, और फिर यहाँ से होती है वेना कावा में जाएगा। फिर वो सर्कुलेशन होगा, कहाँ पहुंचेगा, वेना कावा से जो है हार्ट में जाएगा, फिर पर्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में फिर वहां ऑक्सीजन मिलेगी तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर हार्ट के दूसरे चैम्बर में पहुंचेगा वेन के माध्यम से, और फिर वो जो है आयोर्टा के माध्यम से ब्रेन को, शरीर के अलग अलग हिस्सों में फिर चला जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का काम और सर्कुलेशन का काम दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया। तो रीनल वेन रीनल आर्टरी की तरह किडनी के मध्य भाग में ये होते हैं, कॉन्केव नोच, किडनी के हाइलम से ये निकलती है। ये आमतौर पर रीनल आर्टरी से थोड़ा पहले गुर्दे से बाहर निकलती हैं। रीनल वेन रीनल वेन्यूल से बनती है, जो कि किडनी कैपिलरी नेटवर्क के माध्यम से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, जिसमें नेफ्रॉन जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और यूरिन को फॉर्मेशन का काम करते हैं। फिर गुर्दे से निकलने के बाद रीनल वेन आमतौर पर शरीर के दाहिनी ओर स्थित शरीर के सबसे लार्जेस्ट वेन, जिसे इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है, में शामिल हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, हालांकि लेफ्ट रीनल वेन और दाहिनी रीनल वेन से जुड़े बिना आमतौर पर सीधे इंफीरियर वेना कावा से जुड़ती है, क्योंकि बाई रीनल वेन एब्डोमिनल आयोटा के एंटीरियर और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के पीछे से गुजरती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस जानने के लिए है। रीनल वेन गुर्दे के द्वारा फिल्टर किए गए ब्लड को ले जाने का काम करती है और रक्त प्रवाह से जो भी वेस्ट मटेरियल है, आयंस हैं और वाटर को हटा देती है। फिर यह रक्त हृदय और फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए जनरल सर्कुलेशन में, जो मैंने अभी बताया, वापस आ जाता है, जहां से फिर ताजा ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगर रीनल वेन में कोई किसी तरह के प्रभावित करने वाले विकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वहां पर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, ब्लड क्लॉट बन जाए या कंप्रेशन हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, तो ये ब्लड
सप्लाई को जो है रोक देते हैं, जिससे कि किडनी में डिसफंक्शन हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, इस तरीके की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। रीनल साइनस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। रीनल साइनस ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझने के लिए पिक्चर, हाँ ये पिक्चर आपके सामने है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये किडनी है, ये जो कॉर्नर का जो एरिया है ये साइनस कहलाते हैं। जो कॉर्नर का एरिया है यहाँ पर देखें, ये रीनल के साइनस है। इस वाली पिक्चर में देखें तो ये जो कॉर्नर का एरिया है, जहाँ पर ये किडनी बीन के शेप में मुड़ गई है, ये एरिया क्या है, साइनस कहलाते हैं। और यहाँ पर जो ब्लू और रेड डॉट दिख रहा है, ये आर्टरीज और वेन के डॉट है, यहाँ से ये निकल जाती है, यही साइनस के माध्यम से ये एंटर करती है और फिर इसी साइनस के माध्यम से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से ये, तो एक तो रीनल साइनस का फंक्शन हो गया कि यहाँ से जो है आर्टरीज और वेन जो है अंदर ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, ये चीज है। तो ये दो साइनस होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक इस तरफ होगा, ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये इसका ओवरव्यू है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे। और इसी एरिया को नॉच भी कहा जाता है, कॉनकेव नॉच जो है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रीनल साइनस गुर्दे के भीतर एक कैविटी है, ठीक है, कैविटी मीन्स एक हॉलो एरिया, एक खाली एरिया है ना, जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स और रीनल पेल्विस सहित गुर्दे में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली रचनाओं के लिए एक मार्ग का काम करता है। यह रीनल हाइलम के भीतर स्थित होता है। हमने हाइलम देखा था ना, कैसे कहते हैं, एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये पूरा रीनल हाइलम कहलाता है ना? तो ये रीनल हाइलम के अंदर ही ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। ये भीतर स्थित गुर्दे के मध्य भाग पर ये कॉनकेव नोच ऑन द मीडियल साइड ऑफ द किडनी, किडनी के मध्य भाग में ये स्थित होते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है तो पिक्चर में देखेंगे, ये जो ये मीडियल साइड कहलाएगा, इसका अंदरूनी हिस्सा जो किडनी के, वहां पर ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रीनल साइनस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, थोड़ा सा। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस का एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एरिया है रीनल पेल्विस का एरिया है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे तो रीनल पेल्विस उसमें पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी आर्टरीज और वेन है वो इसमें पाई जाती हैं। तीसरा जो है इसमें नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी यहीं से गुजरती हैं, ठीक है। रीनल साइनस जो है एडिपोज टिश्यूज का बना हुआ रहता है और इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि इसको बनाने में, किडनी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये किडनी को एक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं, साथ में ये कुशनिंग का काम करते हैं, किडनी को कुशनिंग और इंसुलेशन प्रदान करने का काम करते हैं और बाहर से किडनी की रक्षा हो, उसको रक्षा के लिए काम करें, किसी भी तरह की क्षति या नुकसान से बचाने में ये रोकते हैं। अगर गुर्दे के साइनस में अगर किसी तरह के जो विकार हैं, जैसे ट्यूमर, सिस्ट या कंप्रेशन या ब्लॉकेज, किसी भी तरह की रुकावट अगर होगी तो इससे जो है किडनी के काम करने की क्षमता खराब हो सकती है और फिर जो भी संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे कि किडनी फेलियर होना या जो भी है किडनी से रिलेटेड इशू होने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं भी किडनी के हिस्से में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पूरी किडनी पे किसी ना किसी तरह से असर डालता है, ठीक है। यहाँ पर हम आज का सेशन जो है कंप्लीट करेंगे। अगले सेशन में हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ पॉसिबल होंगी तो हम एक दो बीमारियां भी लेंगे। तो बीमारियों के बारे में डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे। अगर ये क्लास से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक 10 मिनट में हम क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले भारती करके हैं, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। शायद आप, ठीक है, नेक्स्ट रूबी गर्ग, आप पूछिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? अभी अभी ट्राई कीजिए। हाँ जी, हाँ रूबी जी पूछिए। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट मानवी लखानी जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है शायद वो म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक काम करें, अपना चैट में लिख दीजिए, तो मैं वहां से पढ़ लूंगा। अगर मानवी जी पूछें अपना प्रश्न, अनम्यूट कर लीजिए। अगर अनम्यूट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं वहां से क्वेश्चन पढ़ लूंगा और उसका आंसर दे दूंगा। वीरेंद्रजीत सिंह जी, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, प्रणाम। प्रणाम जी। जी सर, एक क्वेश्चन था, जैसे किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनका डायलिसिस शुरू हो जाता है, जी तो उनको हम ट्रीटमेंट जो देते हैं नॉर्मली, जैसा कि वेद में लिखा है गुरुजी के द्वारा कि बस माइल्ड उसको ट्रीटमेंट देना रहता है। और हाँ वो कहते हैं जी, एक का डायलिसिस शुरू हो जाता है सर, एक का डायलिसिस क्रिएटिनिन 5-6 आने के बाद भी वो डायलिसिस शुरू नहीं करवाता है पेशेंट। जी। तो दोनों में किसमें ज़्यादा जल्दी असर रहता है जी? हाँ, जो न्यूरोथेरेपी का जो डायलिसिस शुरू नहीं करवाया उसमें ज़्यादा जल्दी असर रहता है जी? या जो डायलिसिस शुरू हो जाता है उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें जल्दी असर करती है जी न्यूरोथेरेपी से? इसमें ऐसा है कि जैसे डायलिसिस तभी किया जाता है जब क्रिएटिनिन 3 या 5 के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि किडनी डैमेज होना शुरू हो चुकी है। अगर अ, ठीक इसके पहले अगर पेशेंट को अगर हम करेंगे ट्रीटमेंट तो जल्दी, क्योंकि उस समय तक वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई रहेगी। अगर जी, कम डैमेज है तो जल्दी रिकवर होगी, और ज़्यादा डैमेज है तो फिर उसको टाइम लगेगा। जी। सर, एक पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ जी, जो उसका क्रिएटिनिन लेवल 7.28 था। जी वो 9-10 ट्रीटमेंट्स के बाद उसका क्रिएटिनिन लेवल 6.7 आ गया। जी लेकिन उसने अभी तक डायलिसिस शुरू नहीं करवाया। अभी 3-4 दिन में वो दोबारा से एक अपना वो टेस्ट करवाने वाले हैं। तो जी उसमें क्लियर हो जाएगा कि अभी 20-25 ट्रीटमेंट के बाद टोटल कितना फ़र्क पड़ा है। जी तो मैंने ये देखा जी कि अगर डायलिसिस आप नहीं करवा रहे हैं, अच्छा, एक प्लस पॉइंट है जी कि उस पेशेंट का जो वेट है वो स्टेबल हो गया है, जी। जो कि कम हो रहा था। सेकेंडली उसकी स्वेलिंग नहीं है जी कहीं भी। ये ठीक। थोड़ा पहला केस देख रहा हूँ जो किडनी का केस है, जी और इसमें पाँव में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है जी। जी। तो इसमें और हमें देखना पड़ता है कि उनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक कैसा है।
तो क्रेटेनाइन जो है वो हम क्रेटेनाइन बनने की प्रोसेस जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्रेटेनाइन कैसे बनता है, कौन से साइकिल के थ्रू बनता है, तो वो डिटेल में हम उधर समझेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप इतना समझिए कि अगर मान लीजिए आपका क्रेटेनाइन बढ़ा है, यूरिया बढ़ता जा रहा है, और अगर आप डायलिसिस नहीं कराते हैं तो इससे होगा ये कि वो फिर जो यूरिया है, एक्स्ट्रा यूरिया, वो आपके बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। जी ये चीज है कि वो वेस्ट मटेरियल है और उसको शरीर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर शरीर में है और हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे किसी भी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा। जैसे मान लो अमोनिया ही बढ़ गया उसका या यूरिया बढ़ गया, तो अमोनिया से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, है ना। यूरिया बढ़ेगा तो उससे किडनी और ज्यादा डैमेज होगी, जब बाहर ही नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए वो यूरिया बढ़ रहा है। ठीक है। उनका जो पैराथॉर्मोन है, जो पीटीएच है, वो बढ़ा हुआ है जी काफी। उनका 560 और 520 ऐसा कुछ आ रहा है जी। तो उसकी वजह से क्या है, कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है पीटीएच के कारण। तो पीटीएच हार्मोन बढ़ने के जो कुछ रीजन है, उनमें एक रीजन ये भी होता है कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड में किसी तरह का नोड्यूल हो जाए या वहां पर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए जो उसको बार बार ट्रिगर करती है, तो जिस वजह से पीटीएच बार बार बनता है। तो हमारा जो 2PEN जो ट्रीटमेंट है वो दोनों पे काम करता है, किडनी पे भी काम करेगा, और पीटीएच में अगर किसी तरह का कैंसरस बिनाइन या मेले कोई भी तरह का ट्यूमर हो तो उसको भी रोकने में वो हेल्प करता है। तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं 2PEN से। जी सर, लेकिन सर इसका एक साइड इफेक्ट रहता है 2PEN का। जी। साइड इफेक्ट बोलो तो, क्योंकि ये सारी चीज को स्लो डाउन कर देता है। जैसे अगर हम जीएफआर रेट देखें, जो फिल्ट्रेशन रेट देखें, उस पे भी इफेक्ट करता है, इंसुलिन पे भी इफेक्ट करता है। ये सोमैटोस्टेटिन जो है, ये काफी सारी चीजों को ये मतलब इनहिबिटर है, तो ये सबको इनहिबिट तो सभी चीजों को रोकेगा, इसीलिए उसके बाद हमको 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देना है, ताकि जो रोकने वाली चीज है सिर्फ उसको ही रोके। ओके ओके, ग्रेट सर, ठीक है जी, ध्यान रखना है जी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक सवाल और लेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कोई नहीं है तो अभी हम क्लास को रिकॉर्डिंग